टॉपिक है पेरोल इन्फो। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक होगा। पेरोल इन्फो का मतलब यहाँ पर यही है कि आपको अगर अपने स्टाफ की सैलरी अगर मेंटेन करनी है और मैनेज करनी है तो उसके लिए आप टैली को यूज़ कर सकते हो। एक डिफ़ॉल्ट कंपनी क्रिएट करना। F11 में आओगे तो आपको यहाँ पर बॉटम में ऑप्शन मिल जाएगा मेंटेन पेरोल का। दोनों ऑप्शन यस करने हैं। अनेबल पेरोल स्टेचरी। स्टेचरी का मतलब जो सैलरी के ऊपर टैक्सेशन यूज करते हैं हम स्ट्रक्चर, वो या सैलरी से रिगार्डिंग जो भी टैक्स है वो आपको एक्टिवेट करने हैं। कंपनी डिटेल अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो। अभी हम यहाँ लेंगे अपना टाइप अदर्स का मतलब प्राइवेट सेक्टर। कंट्रोल ए। सबसे पहला आपका जो काम होगा क्रिएट के अंदर आके आपको एक लेजर क्रिएट करना है सैलरी पेबल के नाम से। इसको आपको रखना है करंट लायबिलिटी के अंदर। जब आप ये लेजर क्रिएट करोगे तो ऑप्शन मिलेगा आपको यूज फॉर पेरोल। अगर ना मिले तो F12 करके ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यूज लेजर एज पे हेड इन पेरोल, वो यस कर लेना, वैसे आ ही जाएगा। कंट्रोल ए। एक बैंक का लेजर बना लेना। आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी ट्रांसफर करोगे अपने बैंक अकाउंट से। ये दो लेजर आपको चाहिए। सेकंड, अब आपको एक अलग से मास्टर मिलेगा पेरोल मास्टर। अभी तक हमने किया था अकाउंटिंग मास्टर, फिर इन्वेंट्री मास्टर, अब आता है आपका पेरोल मास्टर। ये पूरा डेडिकेटेड फंक्शन हो गया आपका। तो सबसे पहले आपको यहाँ चाहिए कैटेगरी ग्रुप से पहले। जैसे कॉस्ट सेंटर आपने किया था तो उसमें कैटेगरी पहले यूज़ किया था, तो यहाँ भी हम एम्प्लॉय की पहले कैटेगरी बनाएंगे, फिर एम्प्लॉय का ग्रुप बताएंगे, देन उसमें एम्प्लॉय। ये सारे फंक्शन आपको स्टेप टू स्टेप यूज़ करने हैं। तो कैटेगरी नहीं है, शो मोर में जाओ, आपका कैटेगरी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने कैटेगरी डाल दिया HR डिपार्टमेंट। ठीक है, ये हमारा क्या होगा कैटेगरी। अब HR के अंदर जो एम्प्लॉय का ग्रुप है वो दो ग्रुप हम बना लेते हैं, या एक ही बना लो। अकाउंट कैटेगरी सिलेक्ट करो, उसके अंडर में आपको अपना ग्रुप बताना है एम्प्लॉय का। अकाउंट ब्रांच। ठीक है, एक ही बनाया हमने फिलहाल। उस एक ग्रुप के अंदर, अकाउंट ग्रुप के अंदर जो आपके एम्प्लॉय हैं, जितने एम्प्लॉय हैं वो आपको बताने हैं। तो इसमें पहले आपको सबसे टॉप में अपनी कैटेगरी, तो कैटेगरी थी हमारी HR डिपार्टमेंट। उसके अंदर जो हमारा एम्प्लॉय है या जितने एम्प्लॉय हैं वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे अनिल कुमार। और ये किस कैटेगरी में है, अकाउंट ग्रुप में। कैटेगरी में, ग्रुप में। अच्छा जी, इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन है लेफ्ट साइड में, आप जो डालना चाहो डाल सकते हो। और मेन है मेरे लिए राइट साइड का। ठीक है, यहाँ पर प्रोवाइड बैंक डिटेल, क्योंकि हम बैंक टू बैंक अमाउंट ट्रांसफर करेंगे सैलरी का, तो अकाउंट डिटेल आपको देनी है। IFSC कोड, ब्रांच, और ई फंड ट्रांसफर एक बैंक से। ठीक है, अच्छा उसका टैक्स रिजाइम हम क्या लेंगे, अंडर सेक्शन 150 भी ले सकते हो। इसमें इसका शायद आपको ना मालूम हो, तो रेगुलर टैक्स रिजाइम ही ले लो। रेगुलर टैक्स रिजाइम का मतलब क्या होगा कि जो नॉर्मल हमारा इनकम टैक्स के अंदर जो टैक्स रिजाइम आता है, ठीक है, सैलरी स्लैब आता है, इनकम स्लैब आप कह सकते हो, वो डाल देना। एक पैन नंबर आपको इशू करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी की जो भी डिटेल आपके पास है वो आप यहाँ बताना ऑफिशियली। तो ठीक
ठीक है, एक एम्प्लॉय और डाल देते हैं। पहले कैटेगरी लेना जरूरी है, अगर आपने कैटेगरी नहीं लिया तो आपको सारा फंक्शन दोबारा करना पड़ सकता है। ये भी सपोज उसी ब्रांच में है। ठीक है, ये दो एम्प्लॉय हमने ऐड किए हैं फिलहाल। एम्प्लॉय के डायरेक्ट नीचे आपको मिलेगा यूनिट ऑफ वर्क। किसी भी एम्प्लॉय के वर्क को काउंट करने के लिए कुछ यूनिट्स होती हैं, जैसे मंथ हो गया, डे हो गया या हावर्स हो गया। तो ये यूनिट आपको ऐड करनी। यूनिट बनाने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और सिंगुलर बनानी है हावर, मंथ, डे। जब ये तीनों बन जाएं तो आपको एक बार बैक स्पेस करना है। ठीक है, पहले सिंपल बनानी है, फिर उसके बाद कंपाउंड पे आ जाना। ठीक है, कंपाउंड का मतलब है ये यूनिट जो तीनों आपने बनाई है वो एक दूसरे के साथ ऐड करनी है, अलाइन करनी है, ठीक है, जोड़नी है। तो जैसे ऑफिशियली आपकी कंपनी के अंदर जो डे है, ठीक है, हम बोल देते हैं शिफ्ट आवर, तो वो शिफ्ट आपकी कितने घंटे की है या आपकी ड्यूटी आवर कितने घंटे का है, 8 आवर। तो डे आवर के साथ ऐड हो गया। फिर आ जाओ मंथ के लिए। हम अगर सैलरी मंथली देते हैं तो मंथ कितने दिन का, तो मंथ ऑफ 30 डे। ठीक है, मंथ डे से जुड़ गया, डे आवर से जुड़ गया, ये आपकी यूनिट बन गई। यूनिट के बाद आता है अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप, जो हम कह सकते हैं कि उसकी अटेंडेंस आप किस किस को काउंट करोगे, मतलब प्रेजेंट, अब्सेंट और ओवर टाइम, ये तीन उसकी मेन अटेंडेंस के टाइप होंगे। प्रेजेंट कब मानी जाती है, जब वो अटेंडेंस लगाता है और कुछ ऐसी लीव जिनका उसको अमाउंट मिलेगा, ठीक है, वो पेड लीव हो जाती है। और फिर आपको दूसरी बनानी है अब्सेंट की, ये ऐसी अटेंडेंस है जिसका उसको अमाउंट नहीं मिलेगा, लीव विदाउट पे। और तीसरा हो गया ओवर टाइम, ये ऐसी अटेंडेंस है जिसका उसको अमाउंट तो मिलेगा बट प्रोडक्शन के बिहाफ पे मिलेगा, और वो प्रोडक्शन हम आवर में काउंट करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप। फिर आता है पे हेड। किसी भी सैलरी के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम पे हेड बोलते हैं, मतलब जो भी लास्ट फाइनल अमाउंट उसको मिलेगा उसके अंदर रेशो होता है। ठीक है, बेसिक सैलरी कितना है, एचआरए कितना है, टीए कितना है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर ऐड करनी है। सबसे पहला जो होगा बेसिक सैलरी अमाउंट बताया जाएगा। अब बेसिक सैलरी जो है वो हमारे एम्प्लॉय के लिए क्या है, अर्निंग है, ये एक तरह से लेजर बन रहे हैं आपके। तो है फिक्स होती है बेसिक सैलरी, हमारी तरफ से डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और ये बेसिक सैलरी काउंट कैसे की जाएगी, ऑन अटेंडेंस। ठीक है, तो जैसे अटेंडेंस उसके अकॉर्डिंग उसको, और अटेंडेंस हम मानेंगे किसको, प्रेजेंट को, क्योंकि अटेंडेंस के 3 टाइप बताए हमने, तो उनमें से प्रेजेंट काउंट करनी है हमें। और प्रेजेंट डे में या मंथ में, मंथ में एज यूजर, एज पर कैलेंडर पीरियड। ठीक है, एक कैलेंडर मंथ के अंदर नॉर्मल जो भी सैलरी का अमाउंट बने वो राउंड फिगर में रहे। ये आपका बेसिक सैलरी का बना लिया। अब इस बेसिक सैलरी के ऊपर हम कुछ उसको अलाउंस देंगे। ठीक है, कुछ डिडक्शंस देंगे। तो पहले अलाउंस आपको बताने हैं, तो अलाउंस में हमने जैसे डाल दिया एचआरए, ये भी क्या उसका अर्निंग है, ये वेरिएबल होता है, चेंज कर सकती है कंपनी कभी भी, ये हमारी तरफ से रहेगा इंडेक्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंपनी की तरफ से।
और HRA कैसे कैलकुलेट करोगे? HRA हम कैलकुलेट करेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू के हिसाब से। इसमें बताएंगे, डिफाइन करेंगे कि भी किस सैलरी के ऊपर कितना HRA एम्प्लॉय को मिलेगा। जैसे आपने एक्सेल के अंदर सैलरी टेबल की होगी तो कॉमन फंक्शन वहाँ लगाया होगा, नॉर्मल 1, ठीक है, ऑन करंट अर्निंग टोटल करंट। अच्छा, यहाँ पर फॉर्मूला भी आप बता सकते हो। देखो यहाँ पर एक फंक्शन है ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, तो बेसिक सैलरी के ऊपर ऐड करना है आपको, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्ट अमाउंट बता सकते हैं, परसेंटेज बता सकते हैं। भी मान लो किसी की सैलरी अगर 30,000 से अगर ज़्यादा है, मिनिमम हो गया ना ये अमाउंट, 30,000 से अगर ज़्यादा है तो वहाँ परसेंटेज में HRA देना है या वैल्यू में। तो HRA में हमने बोल दिया भी उसको 12% HRA मिलेगा अपनी बेसिक सैलरी का। 30 to 50 के बिटवीन अगर उसकी सैलरी है तो 15% हो जाएगा। 52 अबव अगर उसकी सैलरी है तो ये आपका 18% आपको मिलेगा, ठीक है। 30 से नीचे किसी को नहीं मिलेगा। ये आपका आपने HRA ऐड कर दिया। इसी तरीके से जो भी अलाउंस आपको अपनी तरफ से अलाउ करना है एम्प्लॉय को, वो ऐड कर सकते हो। एक हम डाल देते हैं TA का, तो ये भी अर्निंग है, वेरिएबल है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारी तरफ से, एज कंप्यूटेड वैल्यू, राउंड फिगर में अमाउंट, फॉर्मूला ले सकते हैं बेसिक सैलरी प्लस HRA। उन दोनों के अमाउंट के ऊपर अब हमें अपना TA काउंट करना है, ठीक है। तो सेम मिनिमम अमाउंट उठा सकते हैं। 30,000 के ऊपर हमें जो TA देना है वो 4%, 30 to 50 के ऊपर जो देना चाहते हैं वो हम 6%, 52 अबव हो तो 8%। ये दो हमने अलाउंस ऐड कर दिए। डिडक्शन में कॉमन आता है PF का हमारा। PF क्या होता है? एम्प्लॉय के लिए डिडक्शन है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा आपको डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। डिडक्शन दो तरह के होते हैं, एक तो टैक्स एज एक फंड, ठीक है। तो ये फंड है ना कि कोई टैक्स है। तो डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, बट ये हमारी तरफ से क्या रहेगा? करंट लायबिलिटी रहेगा, बाद में हमें देना, रिटर्न करना एम्प्लॉय को। ये कैसे? इसको भी हम एज कंप्यूटेड वैल्यू करेंगे, नॉर्मल सभी के टोटल के ऊपर बेसिक HRA TA, इन तीनों के टोटल के ऊपर, ठीक है। और ये डायरेक्ट होता है 14%, ठीक है। बाकी गूगल कर लेना, लेटेस्ट आपको डाटा मिल जाएगा। ये सभी का कोई भी रजिस्टर्ड एम्प्लॉय होगा हमारी कंपनी में तो उसको PF मिलेगा, ठीक है। ESI PF ये कॉमन होते हैं। लास्ट में हम डाल देते हैं अपना एक TDS का। अगर आप टैक्स भी कैलकुलेट करना चाहते हो, इनकम टैक्स अपने एम्प्लॉय का, तो ये हो जाएगा एम्प्लॉय स्टेचुटरी डिडक्शन। टैक्स है